दिल ने फिर याद किया। अपने अश्कों से नहीं होती गजल की तख्लीक, हुस्न की आंख भी नम हो तो गजल होती है। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शहदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब। आज गजल की महफिल सजेगी आज गजल की बात होगी। और एक गजल तभी बुलंद हो जाती है, एक गजल तभी एक अरूज पे पहुंचती है जब बहुत ही बेहतरीन गुलकार उसको अपनी आवाज़ बख्शे। और गज़ल गायकी के वो शहंशाह आज हमारे साथ दिल ने फिर याद किया में महफ़िल गुफ्तगू हैं, जिनका तारुफ देना ही चाहूँगी। खैर, तारीफ़ में क्या कहूँ, बहुत ही माया नाज अजीम गुलकार है, बहुत ही बेहतरीन इंसान है। इनकी गज़लें हर दिल अजीज़ हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ तलत अजीज़ साहब की। आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? बस दुआएं आपकी। आपने बड़ी तारीफ कर दी हमारे शहंशाह गज़ल तो नहीं कह सकता मैं, गज़ल के सरताज कहना ही पड़ेगा। कुछ नहीं, बस गज़ल गायक समझिए। आपने कहा ना कि गज़ल के बारे में आपने कुछ शेर पढ़े। हाँ, तो मेरा तो अश्कों से नहीं होती है गज़ल की तख्लीक, हुस्न की आंख भी जब नम हो तो गज़ल होती है। गज़ल होती है। और गज़ल क्या है? हाँ। बकौल जानिसार अख्तर के कि वो कहते हैं कि हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है। हमसे पूछो गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या है, चंद लफ्ज़ों में कोई आह छुपा दी जाए। क्या बात है, वाह खूब। बात करेंगे अभी कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। शुरुआत उससे की जाए। जगजीत सिंह साहब, जिन्होंने हम कह सकते हैं आपको मुतारिफ करवाया। आपको मैं इसका वाक़या बताता हूँ। बैकग्राउंड 1975 ये जब हैदराबाद आए थे, शायद 74 या 75 की बात है, मुझे मुझे याद नहीं है सन, क्योंकि 75 में तो उनका वो एल्बम रिलीज हुआ था ना, वो लॉन्ग प्ले अनफॉरगेटेबल। तो मेरे ख्याल उससे एक साल पहले ये हैदराबाद आए थे शो करने के लिए, और मैं कॉलेज में था। मेरे वालिद साहब जो है वो काफ़ी मशहूर थे हैदराबाद में सब, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन वो काफ़ी मौसीकी और गज़ल के मतलब शायकीन को वो काफ़ी बढ़ावा देते थे। ही वॉज वेरी फेमस। अजीम खान साहब नाम, अब्दुल अजीम खान। एनीवे, तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने वो दावत दी मेरे वाले साहब को कि आइए ना अजीम भाई, दोपहर में आइए, ज़रा मिलिए, हमारे जगजीत सिंह साहब आए हैं मुंबई से। तो मेरे वाले साहब ने कहा चलो, तो मुझे ले गए। दोपहर में हमारी मुलाकात हुई, वो रिहर्सल कर रहे थे रविंद्र भारती में। जगजीत सिंह साहब स्टेज पर कुछ चल रहा था, तो ऐसे हॉलवे में वो मेरी मुलाकात हुई। और एनीवे वो तारुफ हुआ, फिर बताया गया कि मैं भी गाता हूँ। तो जगजीत साहब ने, उनका जो एक मज़ाहिया अंदाज़ होता, अरे तो गाते हो, तो आज आ जाओ मेरे साथ गा लो। तो मैंने कहा नहीं आज नहीं, लेकिन आपको मैं सुनाऊँगा, आप घर पे कब आ सकते हो बताओ, हमारे घर पे एक दावत रखते हैं आपकी। तो बोले यार कल तो मैं शाम में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है लंच पे आ जाइए। तो दूसरे दिन वो लंच पे आए, मैंने सुनाया। वो बहुत लंबा किस्सा होगा, लेकिन अब वहाँ से हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ। और फिर जाते जाते उन्होंने कहा कि भाई तुम मुंबई आओ तो मिलना मुझसे ज़रूर। तो ये कट टू ये 79 की बात कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, ये पैनल जगजीत सिंह प्रेजेंट्स। जी हाँ। तो उसमें हुआ ये कि पॉलिडोर इंडिया एक कंपनी थी जो आज यूनिवर्सल इंडिया है, वो जानते नहीं थे लोग, और हम सब लोग HMV में जाते थे। HMV में एंट्री में मतलब दाखिला करना बहुत बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल, इम्पॉसिबल था। वहाँ आप कितना भी आप कर लीजिए, वो क्योंकि वो एक ही कंपनी थी। और मुझे याद है, मैं अनूप हम स्ट्रगल करते थे। वहाँ पर एक मिस्टर मुरली मनोहर स्वरूप थे, वो उनके सोडा ग्लासेस होते थे इतने बड़े बड़े, उनके चश्मे, उनकी आंखें नजर नहीं आती थी। और वो उनसे वो बहुत ही खतरनाक आदमी थे वो। खतरनाक इन द सेंस, खतरनाक। उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि नहीं होगा पहले ही, नो नहीं वो मतलब बुत की तरह। एनीवे, तो हुआ ही नहीं। एक साल हम ट्राई किए कि हमारा ऑडिशन हो जाए, हमें हमारा एक एल्बम, कि उस जमाने में रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी बात थी। मतलब बहुत था, एक ज्यादा जद्दोजहद के मराहिल से गुजरना पड़ता था। रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट मतलब आप एक पहुंच गए एक जगह, अब वो हो ही नहीं रहा था। तो इत्तेफाक से मैंने टेलीविजन पर ही, उस जमाने में दूरदर्शन था,
और ब्लैक एंड वाइट टीवी था, 78 की बात कर रहा हूँ। तो हमारे इकबाल साहब थे, सारंगी नवाज, उन्होंने कहा कि चलो मैं काम करते हैं, तुम्हें दूरदर्शन ले चलते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। चलिए, तो वहाँ गए, यहीं पर वर्ली में JB देसाई प्रोड्यूसर थे, वो एक प्रोग्राम किया करते थे आरोही, जो काफ़ी पॉपुलर था उस ज़माने। और उस ज़माने में याद रखिएगा कि नेशनल ट्रांसमिशन नहीं था, रोज लोकल ट्रांसमिशन, मतलब मुंबई का 4 घंटे का ट्रांसमिशन बॉम्बे तक, दिल्ली का सिर्फ मेट्रोज में। एनीवे, तो वो हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो उन्होंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो स्टूडियो में लाइव हमने पूरे म्यूजिक के साथ हमने ब्लैक एंड वाइट टीवी पे 4 गज़लियाँ रिकॉर्ड किए, भूल गए। और वो वेडनेसडे को आता था एक, और काफ़ी पॉपुलर था क्योंकि और कुछ तो था नहीं, और कुछ साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का। बिल्कुल, सारा शहर देख लिया उसको, उससे ना हुआ। तो म्यूज़िक कंपनी पॉलिडोर से मुझे एक कॉल आया, परवेज़ गुल साहब का, वो A&R मैनेजर थे जो भी। अब वो कैसे ढूंढे, उस ज़माने मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, लैंडलाइन थी। जहाँ मैं ठहरा हुआ था कोलाबा में एज ए पेइंग गेस्ट, वहाँ उन्होंने नंबर ढूंढा, वहाँ फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, कहने लगे भाई मैं परवेज़ गुल बोल रहा हूँ पॉलिडोर इंडिया से। तो मैंने सोचा पॉलिडोर इंडिया क्या होती है भाई, ये कौन सी कंपनी है, पता नहीं था मुझे। बोले नहीं, हम आपको साइन करना चाहते हैं, तो आप ज़रा ऑफिस आइए हमारे ऑफिस में। तो मैंने कहा, सोचा अनु को भी फ़ोन किया, और उन्होंने कहा यार पता नहीं, देख लेना तुम्हारी मर्जी। चला गया मैं बोला यार ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी HMV का तो इंतज़ार करते करते साल गुजर चुका है। हम चले गए वहाँ पर, परवेज़ गुल साहब थे और फिर उनके अफसरान थे, लूथर साहब थे, मिस्टर लूथर, मुझे सारे नाम याद है। स्टर्लिंग सेंटर वर्ली में उनका ऑफिस था। तो ये नाम तो हमेशा याद रहते हैं। हाँ। और वो उन्होंने कहा कि हम 3 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं एज ए आर्टिस्ट, और उन्होंने किसी और को साइन नहीं किया था, कोई था नहीं उनके पास आर्टिस्ट। मैंने कहा चलो ठीक है, दस्तखत कर दी मैंने। अब सवाल उठा कि अब क्या करें, करना क्या है? अब एल्बम बनानी है। अब एल्बम बनाने का तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो मैंने कहा एक ही आदमी है। वहाँ से फ़ोन लगाया मैं, जगजीत साहब। कहने लगे क्या, किधर हो तुम? मैंने कहा भाई इधर हूँ मैं, ये पॉलिडोर इंडिया के ऑफिस में, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एक एल्बम बनानी है, तो करोगे, कंपोज करोगे आप? बोले एक काम करो, आ जाओ घर पे मेरे। तो चला गया पुष्पा मिलन, सोफिया कॉलेज लेन में। क्या है? मैंने कहा ऐसी बात है, ठीक है कर लेते हैं, चलो करते हैं। मैंने कहा एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, एक गज़ल मैं गाया करता हूँ, कैसे सुकून पाऊँ तुझे देखने के बाद, सही शहीदी हमारे हैदराबाद के शायर है और काफ़ी पॉपुलर है, तो वो अगर आप इजाज़त, आप सारी सिलेक्शन आप ही कर लो, लेकिन ये गज़ल ज़रूर रखना, ज़रूर होनी चाहिए। और ये धुन जो मैं जो गाता हूँ वो रखनी है, रखो, या आप अपनी धुन में। बोले नहीं मैं अपनी धुन बनाऊंगा, और बना लीजिए। ओ, तो ये एल्बम वैसे बना। और ये रेडियो जेम्स एक स्टूडियो था वर्ली में, वहाँ पर रिकॉर्ड किया था। जुबैरी साहब रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे, और उस ज़माने में सारे म्यूजिशियंस सामने आपको बैठे रहते थे, शीशे से नज़र आता था, क्योंकि लाइव होता था ये, इन द सेंस के सब लाइव बजता था। हमारे म्यूजिशियन बजा रहे हैं अपनी पीस और आप गा रहे हो विदाउट एनी टेक्स। मतलब अगर आपने गलती की तो फिर वो फिर से रोल करना पड़ेगा फिर से, इतना प्रेशर होता था। और फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उस शीशे से सबके एक्सप्रेशन नज़र आते थे। तो देखते थे ये लड़का क्या कैसे गाए, देखते हैं अच्छा आ गए तुम, चलो गाओ, देखते हैं क्या करते हो। ये आमने सामने लोगों के एक्सप्रेशंस देख रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या सोच रही है तो वो जो है, आप शायद आपके पास तस्वीर होगी या नहीं होगी जी, बहुत सारी तस्वीरें। वो जो एल्बम के मैं वो एक LP रिकॉर्ड बना था, उसके बैक साइड पे वो डायरेक्ट कर रहे हैं मुझे, और वो एक माइक है। ये 1979 में रिकॉर्ड हुआ। और इसमें से और एक खास बात यह है कि मेरे दोस्त, अब जो बड़े दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, संजीव कोहली साहब जो मदन मोहन साहब के फर्जंद हैं जी, वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके मुंबई आए थे, और उनका पहली नौकरी पॉलिडोर इंडिया में हुई, और पहला उनका जो प्रोजेक्ट था एज रिकॉर्डिंग ऑफिसर ये था। आप एक एल्बम हम साथ में अपना खैर, जगजीत सिंह साहब के साथ तो आपका राब्ता बड़ा गहरा रहा, और वो भी अपने आप में कमाल के गज़ल गायक रहे। लेकिन वहाँ से बात शुरू हुई, उसके बाद कई सालों तक आपका स्ट्रगल लगातार जारी रहा। स्ट्रगल तो उससे पहले मतलब आप जो कह रहे हैं वो फिल्मों जो टिपिकल हाँ, वो स्ट्रगल मैं कह रही हूँ। वो स्ट्रगल ऐसा हुआ कि आप थोड़ा सा ना, अगर आपको टाइम लाइन से पीछे जाना पड़ेगा। 78 में मैं जब यहाँ शिफ्ट हो गया था,
तो मेरी एक प्राइवेट महफिल हुई खार में, जहाँ पर खयाम साहब मौजूद थे। खयाम साहब जगजीत कौर उनकी वाइफ मिसेस मदन मोहन, और आई थिंक सुरैया जी जो एक्ट्रेस थी, हाँ, सिंगर और एक्ट्रेस। जी हाँ, वो थी। नौशाद साहब के साथ और आई थिंक एक सिंगर थी शारदा जी जो जी, और कुछ चंद ज़्यादा प्राइवेट महफिल थी। मैंने वहाँ पर गाई गज़लियात अपनी। तो खयाम साहब ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा गाते हो, जब वक्त आएगा तो हम ज़रूर तुम्हें एक मौका देंगे। वक्त आएगा, ओके। ये बात उन्होंने तब कही थी। ये बात हो गई और मैंने कहा ठीक है, शुक्रिया, भूल गया मैं। 78। हाँ, उसके बाद कट टू 81, मेरा एल्बम रिलीज हो गया 1980 जी। ये 8 फरवरी को, ये जो जगजीत सिंह प्रेजेंट सलत अजीज। खयाम साहब का भी जिक्र आया, फिर खयाम साहब के साथ फिल्म आपको मिली, वो फिल्म का गाना फिर छिड़ी रात, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स। उमराव जान उससे पहले। जी हाँ, सबसे पहले उमराव जान, जिंदगी जब भी तेरी बस। हाँ, जिंदगी जब भी तेरी बस में। वो हुआ ये कि अब आपको बताया, मैं मुलाकात हो गई, मैं भूल गया। फिर मुझे 1981 में खयाम साहब की तरफ से पैगाम आया कि भाई आकर मिलो मुझसे। मैं चला गया, वो जूहू उनका रेजिडेंस जहाँ रहते थे घर पे। तो मैं वर्ली से इधर से या साउथ बॉम्बे से वहाँ जाता था। तो बोले मियाँ एक गज़ल है, मैंने वादा किया था ना वो करनी है। ठीक है, तो अब तुमको रोज़ रिहर्सल करने आना पड़ेगा। तो उनका एक ख़ास एक वो स्टैंडर्ड था कि वो 15-20 रिहर्सल तो करवाते ही थे, रिकॉर्डिंग रूम में जाने से पहले, रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने से पहले, हर एक के साथ। मैंने कहा ठीक है सरकार। वो गया, उनका एक म्यूज़िक रूम जो था, एक कमरा, वहाँ पर नीचे बैठते थे, फर्श वगैरह, गद्दे अभी भी है, और वो हारमोनियम पे बैठ के वो अपना सिखाते थे। और ये उमराव जान की गज़ल ज़िंदगी जब भी तेरी बस में लाती है हमें, ये ज़मीन चाँद से बेहतर नज़र आती है। तो हमने 15 दिन रिहर्सल किया, फिर वहाँ पर मुलाकात हुई इस गज़ल के लिए। 15 दिन रिहर्सल, उसके बाद डायरेक्टली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सीधा। हाँ, सीधा, नो रीटेक्स। उसके बाद मैं फिर वहाँ जाके सब ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव गाना पड़ता था। फिर वो नहीं, खयाम साहब का मशहूर था रीटेक्स का। खयाम साहब का वन मोर जो है मशहूर है इंडस्ट्री में। आप कितना भी अच्छा टेक हो, वो आके बोलेंगे हाँ बेटा बहुत अच्छा, लेकिन एक और। तो इस गज़ल के लिए कितनी रीटेक्स, मतलब पता नहीं कितने हुए थे, मुझे याद नहीं, लेकिन कम से कम 10-12 तो हुए। खयाम साहब के साथ राब्ता तो बहुत अच्छा रहा। खयाम साहब की कौन सी ऐसी क्वालिटी, ये तो बताइए, और दीगर क्वालिटीज़ खयाम साहब की जो बिल्कुल उन्हें जुदा करती है? खयाम साहब, देखिए आपको बताता हूँ, उनकी एक जो बारीकियाँ जो थी ना उनकी, लोग वैसे उनकी धुनें जो है अगर आप देखें तो ज़्यादातर एक स्केल ऐसी लगती है, लेकिन एक स्केल में उन्होंने 50 धुनें बनाई हैं, और हर धुन का एक अलग अपनी उसकी इनफरादियत है जी। मतलब इंडिविजुअलिटी है, उसका एक अलग उसकी पहचान है। तो ये ख़ास बात थी। और जब वो बारीकियों में जाते थे, तो अब देखिए जैसा कि मैं जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चाँद चाँद से बेहतर चाँद, अब ये जो है ना कण कहते हैं चाँद। अब मैंने इसको, उन्होंने तकरीबन 15 बार मुझसे रिहर्स करवाया, तो मैं करता था तो लगता था ठीक हो गया, हाँ बेटा ठीक है नहीं, और एक बार। तो उनकी वाइफ भी एक अक्सर कहती थी खयाम साहब अभी तो ठीक हो गया ना, नहीं जगजीत जी ठीक हुआ है, लेकिन इससे और अच्छा हो सकता है। तो वो बेहतरी की तलाश जो थी उनकी ना, वो ख़ास बात थी। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर एक मतलब जैसे कि आशा जी को भी उन्होंने ऐसे रिहर्सल करवाया, लता जी से भी करवाया, तो और सब मानते थे उनको। सही, ये तो उनकी खासियत थी खयाम साहब की, इसी वजह से उनका म्यूज़िक जो है, और आपको भी मौका मिला उनकी फिल्मों के लिए बेशक बेहतरीन गज़लें गाने का, तो ये तो काबिल दाद है, काबिल तारीफ़ है अपने आप में। खैर, आगे भी हम बातें करेंगे, लेकिन फिल वक्त कुछ पीछे तस्वीरें हैं आपके ख़ास लोगों के साथ आपकी। तो हाँ, तो ये तस्वीरें क्या कहती हैं, आप हमें बताएं, क्या याद दिलाती हैं आपको? बहुत सारी यादें हैं। ये कौन सा कॉन्सर्ट है? ये कॉन्सर्ट हुआ था शर्मुकरन हॉल में, और ये एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। ओह, ये तो
ये मैंने एक आशा जी के साथ वो किया था, ये देखिए अमेरिका में टूर 2015 में, कि आइकॉनिक टूर ऑफ, ये मेरे बेटे ने तस्वीर ली है, ही इज अ फोटोग्राफर जी। ये अभी दुबई में ना 2018 में। हाँ। ये शूट, ओके। ये अरे सेम जैकेट पहना हुआ जी, सेम जैकेट पहना या हुआ। अल्लाह। और ये तो मेरे पुराने एल्बम्स हैं। एल्बम्स, हाँ, एल्बम्स की हम बात करेंगे, लेकिन आपने अभी अपने बेटे का जिक्र किया और साथ ही आपकी वाइफ का जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे, जो बहुत ही बेहतरीन पेंटर भी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उन्होंने आपके लिए, बीना अजीज़ ने आपके लिए कोई ऐसा तोहफा आपको दिया, आपको सरप्राइज़ दिया पेंटिंग का, वो पोर्ट्रेट भी हो सकता है आपका, आपने बड़ा रश किया, वाह क्या तोहफा है, कभी बनाया आपके लिए आपकी तारीफों में? जी, जब हमारा मतलब रिश्ता कायम हुआ और जब हम एक दूसरे को मतलब चाहने लगे, बहुत साल पहले की बात है, तो एक मेरी एक एल्बम का कवर था, तो मैं कहीं बाहर गया हुआ था टूर पर, तो बीना पेंटर है खुद, तो उसने क्या किया कि वो मेरा पोर्ट्रेट बनाया उसने, और फिर वो पोर्ट्रेट कहीं है, आप शायद आपको ये बीना है, तो वो उसको फ्रेम करने के लिए वो एक फ्रेम की दुकान पर ले गई मुझे साथ में। तो वो फ्रेम जो करने वाला था ना, उसको बता रही थी कि ये फ्रेम ऐसा चाहिए, और मैं वहाँ खड़ा था, तो वो फ्रेम जो बनाने वाला था वो मुझे नहीं पहचाना कि मैं वहीं खड़ा हूँ, वो समझ रही वो ख़ास बात थी, तो हम हंसते थे, अरे भाई इन्हीं की तस्वीर है ये पोर्ट्रेट, ये खड़े हैं मेरे साथ। लेकिन वो पहचाना नहीं, तो मतलब बीना ने शायद अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐसा कुछ एडिशन किया जो शायद मेरे में है नहीं। ये आप उनकी तारीफ में कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा पोर्ट्रेट बनाया, फिर आप क्या समझती हैं? Anyways, बेशक, बिल्कुल बेशक, वो बहुत खूबसूरत। ये हाँ, ये 2011 मैंने अमेरिका में ट्रिब्यूट किया था मेहदी हसन, जो मेरे उस्ताद हैं। जी जी। तो ट्रिब्यूट टू मेहदी हसन, वो वहाँ मेहदी हसन का जिक्र यहाँ आया, आप के वो उस्ताद रहे, और मेहदी हसन वो भी काफ़ी एक अजीब किस्सा है, काफ़ी किस्सा है, और उनके साथ मौका भी मिला आपको गाने का। जी, गाने का मौका मिला और उनके साथ रहने का मौका मिला, उनसे सीखने का बड़ा मौका मिला। और उनकी दुआएं साथ हैं, और उनकी दुआओं को मैंने हासिल की, और वो उन्होंने दुआ दी, वो भी मुझे मौका मिला। अच्छा, मेहदी साहब को हमने सुना था कैसेट्स पर, दीवाने हो गए थे उनके, रेडियो पर, कैसेट्स पर। मेहदी साहब से मुलाकात कभी नहीं हुई। मेहदी हसन हमने सुना था, मेहदी हसन क्या गाते हैं, क्या अलग उनका अंदाज, सारी दुनिया पागल थी। अब टोरंटो में मैं जब था, 77 की बात कर रहा हूँ, मेरे खाला के घर पे, तो हमारे एक हैदराबाद का ही है, उनका नाम था अजीम साहब, अजीम भाई। वो आए, चलो घर चलो, मियाँ बैठो गाड़ी में। मैंने कहा कहाँ चल रहा है? बस कुछ नहीं, चलो। गए, किसी के घर पे ले गए, वहाँ नीचे बैठे, तो ड्राइंग रूम में कौन बैठे? मेहदी हसन। क्या बात। अरे मैंने कहा ये तो वही है। और वो ऐसे अपना उनका एक ख़ास कॉलर वाला कुर्ता, बड़ा कॉलर होता था, काम किया हुआ, और ये वेस्ट कोट और उनका पजामा, और वो बैठकर, मुझे याद है पहला ये बैठे हैं, मैं ऐसे एंटर हुआ, यहाँ मेहदी साहब बैठे हैं, और यहाँ पर एक बुजुर्ग और उनकी जो वालदा है वो बैठी हैं, और एक पानदान बीच में है। मैं सीन बाकायदा स्क्रीन प्ले बता रहा हूँ आपको। और पानदान से वो सरोते से सुपारी काट रहे, पान बनाए जा रहे हैं, और वो बैठकर वो पान बनाकर मेहदी साहब को दे रही हैं, और मैं देख रहा हूँ, अरे ये तो मेहदी हसन है। अब मैं इधर बैठ गया कोने में। तो फिर ये अजीम साहब ने बोला कि अरे खान साहब ये है तलत है हमारे शहर का, हैदराबाद का, ये गाता है, थोड़ा आप तो ज़रा सुनिए ना प्लीज़। अब मैंने कहा क्या कर रही मैं, मरवाओगे तुम क्या इनके सामने, मैं क्या गाऊँगा? एनीवे, तो बोले हाँ गाओ। तो वो हारमोनियम था, तबला था, पीर बख्श भाई उनके साथ, जो बोले अच्छा बेटा चलो गाओ, मैं बजा देता हूँ। होते होते ये हुआ कि वो सुने, मुझे कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया उन्होंने, और दूसरे दिन मुझे बुलवाए, बोले कि बेटा सुनो, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, तो ये मेरे से गंढा बनवा लो। गंढा बनवाना मतलब धागा, शागिर्द बन जाओ। ये उल्टा होता है, शागिर्द बनने जाते हैं उस्ताद से, और वो यहाँ पर उस्ताद कह रहा है कि तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। हाँ। मैंने कहा खान साहब बिल्कुल, जैसे आप, मैं अगले साल आ रहा हूँ हिंदुस्तान, अभी तो मैं जा रहा हूँ कल,
जब आऊँगा जब मुझसे आके मिलना और गंडा बंधवाना, क्योंकि गंडा बंधवाने से उनके बकौल उनके कि तुम मेरे ख़ानदान में शामिल हो जाओगे, मेरी फैमिली मतलब हाँ। म्यूज़िकल फैमिली में, और मुझ पर भी फ़र्ज़ बन जाएगा कि मुझे जो मेरे बुज़ुर्गों ने सिखाया वो तुम्हें बताऊँ, और तुम पर भी फ़र्ज़ बन जाएगा कि वो जो मैं बताऊँ उस पर तुम मेहनत करके एक अपना मकाम बनाओ। तो ये एक किस्म का ये मेहदी साहब का शागिर्द ऐसे बना। और 78 में जब आए वो, सारी दुनिया उनकी पागल थी, मतलब लता जी से लेके दिलीप साहब से लेके, मतलब आप शायद आप बहुत छोटी थी जब, या थी भी नहीं जब, बहुत बच्ची होंगी आप 78 में, लेकिन वो एक दीवानगी का एक दौर था। तो मैंने कहा आप कहाँ याद रखेंगे, लेकिन याद रखा, उन्होंने फ़ोन करवाया मुझे ढूंढ के पता नहीं, और फिर बुलवाया मुझे अपने होटल पे। बोले क्यों, तुम आगे मिले नहीं मुझसे, और फिर बाकायदा शागिर्दी की रस्म की, और फिर साथ में मुझे लेते गए। और फिर एक ऐसा वक्त आया 86 में जब हमने साथ में नॉर्थ अमेरिका का टूर किया 2-2.5 महीने। वो टूर का मकसद ये था कि गाना तो ठीक है, लेकिन उनके साथ बैठकर 2-3 महीने गुजारे, क्योंकि अमेरिका में तो फ्राइडे सैटरडे संडे शो होते थे, और मंडे टू थर्सडे जो है वीकडेज में कुछ नहीं, तो वीकडेज में ये मौका मिल गया। 2-3 महीने हम साथ थे, उसमें बहुत सारी बातें उनके साथ बैठकर सीखी, सुनी, वक्त ऐसे मोमेंट्स गुजारे कि मैं क्या बताऊं, वो एक्चुअली ख़जाना है, वो ख़जाना है। पर आपको बहुत अच्छा मौका मिला कि इतने बेहतरीन गज़ल गायकों के साथ रहना, उन्होंने आपको शागिर्द बनाया, सीखने को काफ़ी कुछ मिला, और फ़ख्र की बात है ये। और यहाँ पे आपकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ ख़ास लोगों के नाम लिखे हुए हैं चिट से, एक एक करके आपको उठाना है, और जिसका भी नाम आएगा उनके बारे में एक आधा लाइन आपको बतानी है, जो भी आपके जहन में आया, एक बाय एक जो भी आपके जहन में आता है उस नाम को देखकर। इतने सारे, वो एक करके। पहला बिस्मिल्लाह, अब देखते हैं किसका क्या आता है नाम। आशा जी, अरे वाह, अमेजिंग, मतलब आशा जी से मिलिए तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आपकी मतलब एक किस्म की लगता है कि इतनी सीनियर, हाँ रहबर है। एक दूसरी बात ये है कि खाना खिलाने का बड़ा शौक है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और मटन, इनका जो मशहूर मटन है, मुझे याद है पहली बार यहीं पर पास में रहती हैं वो, हाँ। तो मैं गया था, तो वो जा रही थी कहीं, बोले जाना नहीं, मैं भी आ रही हूँ, वो मेरा कुछ फंक्शन है, तुम जाओ नंदू के साथ, बेटा उनका नंदू, आनंद, बैठो मैं आ रही हूँ। तो मैं चला गया ऊपर, तो मैंने कहा नंदू क्या करें भाई, कब तक आएंगी पता नहीं। अरे नहीं बैठो ना, मदर आएंगी तो बैठो। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, आई वो, बोली मैंने मटन बनाया है, और वो बाकायदा आपको खिलाएंगी जी। बैठती नहीं है वो टेबल पर आपको बिठाएंगी, आप खुद हाथ से अपनी परोसेंगी और खाओ, कैसे लगा, बहुत अच्छा, नहीं और खाओ। नहीं आशा जी बस। और मुझे याद है 3 साल पहले मेरी सालगिरह पर इन्होंने सरप्राइज़ दिया, खुद हमारे एक दोस्त जुहू पे हैं, बड़े डेंटल सर्जन हैं, उनके भी खास दोस्त, वहाँ पर सरप्राइज़ किया, वो अपना मटन बनाकर वहाँ लेकर आई, जंगली मटन कहते हैं। अभी हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर हो जाते हैं, और जो आपके पास ये चिट्स रखी हैं धीरे धीरे खोलते रहेंगे, लेकिन इसके बाद जब हम हाजिर हो जाएंगे कुछ और यादें ताज़ा होंगी। दिल ने फिर याद किया हमें ब्रेक के पार, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज गज़ल की महफिल सजी हुई है गज़ल गायकी के उस्ताद तलत अजीज साहब। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, इसके साथ कोई खास याद आपकी जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, बड़ी अगेन ख़याम साहब के साथ। जी हाँ, ख़याम साहब के दूसरा मौका था, और ये रिकॉर्डिंग हुई थी बॉम्बे लैब, एक बहुत मशहूर स्टूडियो था उस ज़माने का, जिसमें शर्मा जी वो थे रिकॉर्डिंग इंजीनियर। एनीवे एज़ यूजुअल आप समझते हैं कि उस ज़माने में भी 81 की बात है, 82 में फिल्म रिलीज़ हुई थी, सारा 60 पीस ऑर्केस्ट्रा बायर हॉल में, कि उस ज़माने में रिकॉर्डिंग स्टूडियोज काफ़ी बड़े थे, सारे म्यूजिशियन वहाँ, वायलिन सेक्शन 30-40, लाइव ऑर्केस्ट्रा, हाँ, और रिदम सेक्शन इधर, हारमोनी सेक्शन इधर, और सब रिहर्सल हो रहा है, कंडक्ट किया जा रहा है, कंडक्टर सामने, और आप जो म्यूज़िक सिंगर्स का बूथ जो होता था तकरीबन इतना बड़ा होता था, उसमें शीशे लगे होते थे, शीशे के थ्रू आप देखते थे, बाहर कंडक्टर मतलब आपको क्यूज देते थे, 1 2 3 ये, और फिर वहाँ रिकॉर्डिंग रूम अलग था, वहाँ आप देख नहीं सकते थे, छोटे छोटे हेडफोन होते थे। और फिर लता जी यहाँ मेरे साथ खड़ी थी, ये लता जी खड़ी हैं माइक के सामने,
और ये मैं मेरा देखिए, और इससे पहले भी मैंने मेहदी साहब के साथ ऐसे ही रिकॉर्ड किया था महबूब स्टूडियोज में। हाँ। वो फिल्म धुन के लिए, मैं आत्मा तू परमात्मा। जी। अब बात की बात है, अभी इस पर आते हैं। हाँ। अब लता जी खड़ी तो मैं नर्वस था, जाहिर बात है, पहली बार इतनी बड़ी हस्ती के साथ मैं एक यंग लड़का बड़ा परेशान। अगर एक गलती हो जाए तो फिर उनको भी फिर से गाना पड़ेगा। हाँ। है ना, और वो सारा फिर सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिहर्सल तो की है लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो सकती है। ये प्रेशर काफी होता है। क्या किया जाए, ये नहीं कि भाई सामने दिग्गज गुलकार आजकल के वैसा नहीं है, जैसे कि आजकल जो है आप एक लाइन गा दीजिए फिर से और कर लीजिए, उसमें पंच कर दीजिए, बहुत सारी सहूलतें हैं। मतलब ज्यादा मेहनत थी, बहुत ज्यादा प्रेशर था जब, बिल्कुल प्रेशर उसमें कोई आप पंच करने का टेप भी नहीं था उस बॉम्बे लैब में। तो आपको आप यकीन नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा वसी नहीं की जाती थी 35 mm फिल्म में। फिल्म का जो ऑडियो ट्रैक होता था ना, क्योंकि उसमें ब्रॉड साउंड आता था, तो आप सोचिए कि अगर आप रीटेक ज्यादा दें तो वो प्रोड्यूसर के पैसे बहुत जा रहे हैं, फिल्म में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत महंगा होता था फिल्म। एनीवे, तो मैं खड़ा था, लता जी खड़ी थी, तो एक आवाज़ आई ख़याम साहब की, तो हमने एक जस्ट रन थ्रू किया, वो गाई, और लता जी तो अपना चश्मा पहन के बिल्कुल परफेक्ट। मैं बड़ा नर्वस था, तो मेरे मुंह से निकल गया कि लता जी मैं बड़ा नर्वस हूँ। उन्हें आपने कहा? मैंने कह दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा क्यों, आप तो अच्छा गाते हैं। और मेरे मुंह से निकल गया, आपने कब सुना मुझे? वाकई ना, अब कहाँ मेरा कोई एल्बम रिलीज नहीं हुआ था? हो गया था, लेकिन ऐसे निकल गया मुंह से कि अच्छा। शायद मैं उनसे पूछना चाह रहा था, आपने सुना मुझे? इनडायरेक्टली तो, नहीं मतलब वाकई ईमान की बात है, आपने कब सुना मुझे? तो लता जी ने कहा कि नहीं, आपको हमने सुना है, वो आरोही प्रोग्राम जो दूरदर्शन पे जो किया था, और उन्होंने वो गजलियात भी सुनाई, बताई कि वो आपने कही थी कैसे सुकून पाऊं, फिर वो मेरी नज़र से एक न हो दूर एक पल के लिए, तो आपने अच्छा गाया था, आप तो सुर में गाते हैं। अरे मैंने कहा आपने सुना था? वो बोले हाँ हमने सुना था, टेलीविज़न पे सुना था, आपको बहुत अच्छा गाते हैं। अरे मैं कहता है, और फिर कहने लगी कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, नर्वस तो हम भी होते हैं, जब स्टेज पर मैं जाती हूँ तो मैं बड़ी नर्वस है। मतलब वो एक दिलासा दे रही थी मुझे, आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। और तो चलिए वो एक हो गया, फिर रिकॉर्डिंग हो गई, टेक्स हो गए, और फिर फाइनल जो एक आवाज़ आई, हाँ ख़याम साहब की आवाज़ माइक पे आई, वो हेडफोन पे आई, लता जी आपने कमाल, वाह 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 वाह, मैं भी सुन रहा हूँ, वाह वाह क्या बात है लता जी, वाह वाह वाह। और जैसे वो कह रहे तो लता जी चुपके से मुझसे कहती हैं अभी आएंगे। मैंने कहा जी अभी आएंगे? वो दरवाज़ा खोलेगा और कहेंगे एक और ऑन क्यू, वैसा ही हुआ। ऑन क्यू ख़याम साहब की एंट्री हुई, दरवाज़ा खुला और वो ऐसे आए, आके बोले हाँ लता जी क्या बात है, वाह 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 वाह, कमाल है। वो ऐसे करते थे, वाह 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 आप तो कमाल कर दिए, वाह वाह, बच्चे ने भी माशाल्लाह क्या बात है। अब वो लता जी को पता था और मैं देख रहा हूँ, मैंने बस लता जी एक और। अब मेरी हंस तो नहीं सकता था, लेकिन ये यादगार चीज है। एक और पहले चिट आप उठाएंगे, जिनका भी नाम आएगा उनके बारे में आप स्पष्ट तरीके से कुछ कहेंगे, मखसूस तरीके से जो आपको लगता है, जरूरी नहीं है कि विस्तार से आप कहेंगे, जो आपके जहन में आता है। ये तो चिट्ठी खुली नहीं रही। खुलेगी, जरूर खुलेगी। वाह मेहदी हसन साहब मेरे उस्ताद, इनके बारे में क्या कहूँ, मतलब मेरे ख्याल से एक ही ऐसा फनकार है जो गज़ल को ऐसे सतह पर आला मकाम पे, ऐसा मकाम, जो गज़ल को इन्होंने एक ऐसे मकाम पर वो छोड़ कर गए हैं कि वो मकाम मेरे ख्याल कोई और नहीं कर सकता। मतलब उसका एक क्लासिकल बेस हो गया, जो मतलब क्लासिकल गवैये, क्लासिकल म्यूजिशियंस जो लाइट को नहीं मानते थे, इनकी वजह से गज़ल को मानने लगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको और चीज़ बताऊं कि ये लास्ट आखिरी बार जब ये गाए, बिफोर इनका जो फालिज का स्ट्रोक हुआ, वो मेरे साथ गए एक महफिल में ऐसी। सो लवली। आपका जो फेवरेट फूड है वो चिकन है, पहले मेरा सुनिए,
और आपको मैंगोज आम बहुत पसंद आते हैं और वेनिला आइसक्रीम फेवरेट फ्लेवर है आपका। क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल सही है, तीनों सही है। आपके फैंस ने ये कहा है एक्चुअली। अच्छा? मतलब आपके कदरदानों की कमी नहीं है इसलिए। आपने फैन से पूछा है? मैं भी तो एक अद्दा फैन हूँ आपकी। अरे अदना क्यों, अच्छी फैन है अदना की। फेवरेट एक्टर आपके हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, कितना सही? बच्चन साहब को मैं उनको काफ़ी मतलब वो बहुत अच्छे मतलब उनका जो एक फ़न है, उनका एक पर्सनैलिटी जो है और एक उनकी अदायगी, वाकई वो एक वाइज शख्स हैं। और शाहरुख अपनी जगह उनका अलग मकाम है, लेकिन बच्चन साहब का एक जो एक मोतबरपन है ना, हाँ। वो अलग ही है। मतलब ये 50-50 है यहाँ पे, पूरा सही भी नहीं है पूरा। ठीक है। एक फर्द का नाम भूल रहे हैं। हाँ। पीछे अभी पिक्चर आई थी उनकी मेरे साथ, दिलीप कुमार साहब, राइट। वो तो एक आइकॉन है। नहीं हाँ। फेवरेट नहीं, वो तो एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ, अपने आप में अदाकारी का इदारा। यूसुफ भाई, उनको हम प्यार से यूसुफ भाई कहते हैं। रियल नाम ही है यूसुफ भाई। वाकया मैं रिलेट कर सकता हूँ। हाँ, जरूर। बहुत ही खास वाकया है। हाँ, जरूर जरूर। 78 की बात है, ये देखिए ये हाँ, जी, 2014 की तस्वीर है ये। आप उनके घर गए थे? जी हाँ, सारा जी का फोन आया था, क्योंकि उस जमाने में एक रेडियो शो करता था कारवान गजल, तो ये सुनते थे रेडियो। तो सारा जी ने कहा कि जब ऑलरेडी वो भूल रहे थे अपनी उनकी याददाश्त उनकी जा रही थी अल्जाइमर्स की वजह से, तो मैं चला गया था ना। अब मैं जाता हूँ, मेरी पहली मुलाकात, यही याद रखिए, वो आरोही प्रोग्राम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 78 में एक बहुत बड़ी दावत हुई थी यहाँ ताज विला, कार्टर्स रोड, अभी भी है ताज विला वहाँ पर। तो उस 78 में आई थिंक पहली बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आई थी ऑस्ट्रेलिया से, एक टूर था यहाँ पर इंडिया में, काफ़ी जिसमें इमरान भी यंगस्टर थे, उनके बड़े भाई माजिद जहांगीर और आसिफ इकबाल कैप्टन थे, हमारे क्रिकेट में गवास्कर साहब वगैरह। एक पार्टी हुई थी सबके लिए, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए। और मैं नया था 78 में, तो मेरा एल्बम ही नहीं आया था, सिर्फ वो टेलीविज़न पे वो मैंने गाया था वो। जी। तो वहाँ मुझे पता नहीं कैसे दावत आ गई, मैं चला गया, ज़ाहिर बात। अब वो हाल ये था कि पुलिस का घेरा, सब क्राउड बाहर, और किसी मतलब अंदर जाइए तो ऐसा लगता है या अल्लाह कहाँ गए, तो पूरे एक सेलिब्रिटी। अब बड़ा हॉल है, मैं आप सोचिए, अब ये कोने में खड़ा हूँ मैं अकेला, मैं किसी को जानता नहीं, मैं तो चुपके से, और ये पूरे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पार्टी चल रही है, वो उस कोने में दिलीप कुमार साहब है। अभी देखिए ये सीन, और सडनली अचानक वो वहां से ऐसे करते हैं, तो मैं तो ऐसे, बहुत सारे लोग थे, तो मैंने समझा नहीं तुम, और वहां से चलते आए। तो मैंने देखा किससे वो खाते में ये सीधा मेरे पास आए। क्या खुदा की कसम, तुम्हारा नाम तलत अजीज है ना? मेरे तो पैर ऐसे, मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे ठहर जाओ एक मिनट, खामोश, सन्नाटा, सब भाई लोग सब खामोश हो जाइए, एक मिनट तवज्जो चाहूँगा आपकी। और फिर दिलीप साहब अपने अंदाज में जो कहते थे, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्टली वैसे तो नहीं बता सकता, लेकिन ये उनका एक कन्वे कर रहे हैं आप कि एक रात मैं और सायरा ख्वाब गाह में हम थे, लेटे हुए थे, और अचानक टेलीविज़न सेट से एक बहुत ही खूबसूरत और एक सुरीली आवाज़ गूंजने लगी, और एक खूबसूरत चेहरा टेलीविज़न स्क्रीन पर आया, और देखा तो एक नौजवान ये गा रहा है, और हम इतने मशगूल हो गए इसमें, और ये हो गए वो गए, तो वो नौजवान यही है। वाह, और क्या तारीफ है। कहते अच्छा मियां कुछ सुना दो। अब मैं तो मर गया, मैंने कहा ये यूसुफ भाई थे, और ये इनका जो कहने का अंदाज जो था ना, काबिले तारीफ था। ये बीच में बहुत अच्छी बात हुई, साथ साथ में आपकी पिक्चर्स भी चल रही हैं, तो इन चीज़ों से और भी यादें जो हैं आपके जहन में आ रही हैं,
और उन पर से पर्दा उठ रहा है, दरीचे और वसी हो रहे, खुल रहे। अच्छा, एक और चीज यहाँ से निकालेंगे आप, उसके साथ जो याद आपकी जुड़ी होगी या जो आपके जहन में आता है, कलर चेंज वो करते हैं। और हाँ, कलर चेंज कर लीजिए। येलो, और ये नाइंसाफी है बड़ा, वो बेचारे कब से वेट कर रहे हैं। जी। इंतजार में। निदा फाजली, वाह 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 वाह, क्या बात है। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में। क्या ये निदा साहब। हाँ, निदा साहब। हाँ हाँ हाँ। जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में, गजल है नाम उसका शायरी में, जो खो जाता है मिलकर जिंदगी में। सो लवली, क्या बात, बहुत खूबसूरत मतलब है इनका ये। जी। निदा साहब से मेरे काफ़ी अच्छे पुराने मरासिम थे। निदा फाजली साहब की खासियत अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ शायर थे, लेकिन वो फिलोसोफर भी थे, थिंकर भी थे, और उनके पास काफ़ी नॉलेज थी तारीख, हिस्ट्री की। आप यकीन कीजिए, कबीर के बारे में जितना वो जानते थे शायद मैंने किसी को सुना है। जी। इसी बात के साथ हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा वक्फा। हम नहीं चाहते आप संजीदा हो जाएं, कुछ और बातें हमें करनी है और कुछ और चीज़ जो है वो आपको निकाल के पढ़ने हैं। आज माहौल कुछ जुदा सा है, गज़ल गायकी हो रही है, और जब गज़ल गायकी हो और जहाँ गज़ल गायकी हो वहाँ तो बंदा दूसरे आलम में पहुँचता ही है, और पहुँचना जायज़ है, क्योंकि गज़ल गायकी में सुरूर है, गज़ल गायकी में मोहब्बत है, शायरी है। सबसे आला मुकाम पर है गज़ल गायकी। तलत अजीज़ साहब, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, आपने एज अ कंपोज़र बहुत काम किया है शुरुआत से ही जी। तो कंपोज करते करते कभी कहीं ना कहीं किसी गज़ल पर आप स्टक हो गए, समझ में नहीं आया कि भाई कैसे किया जाए इसको, ऐसा कभी आपके साथ हुआ, ऐसी सिचुएशन हुई है आपके साथ? मेरा जो तरीका है, मैं बैठ जाता हूँ, पढ़ता हूँ, और पहली जो जहन में धुन आती है, जैसी भी हल्की धुंधली सी, उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ़ोन से। फिर देखता हूँ कि क्या स्केल है ये। अब कितने बार हुआ है कि मैंने ये कर लिया, फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं चेंज करता हूँ, कुछ और हो सकता है। 99% नहीं हुआ। जो पहली धुन आती है वही ठीक रहती है, पता नहीं क्या है। ये कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्यों, बस हो जाता है। ये वो एक टेलीविजन सीरीज थी सैलाब जी, जिसमें जगजीत साहब से मैंने गज़ल गवाई थी, निदा फाजली की, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं रुख। तो इसमें ये हुआ था कि जो उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि, तो मैंने उनको सबसे पहला ड्राफ्ट सुनाया धुन अपनी मर्जी से, तो उन्होंने अच्छी है, अच्छी धुन है, एक और आप बना देंगे? ठीक है, बना देते हैं। फिर एक और बनाई, दूसरे दिन आए, सुना, बोले ये भी अच्छी है, अच्छा जस्ट फॉर हमारे लिए और एक आप बना सकते हैं, बोले तीसरी बना दी, तीसरी सुनी, तो फिर उसके बाद कहने लगे अब तो हम कंफ्यूज हो गए, तीनों अच्छी, अब समझ नहीं आ रहा कौन सी। मैंने कहा सुनो मेरी बात, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा तजुर्बा जो है वो ये है कि जो सबसे पहली धुन मुझे आती, मेरे जहन में आती है, वही अच्छी होती है। क्यों मैं नहीं जानता, ये अल्लाह की तरफ से। गालिब से भी ये बात सवाल किया गया था कि मिर्ज़ा आप ये जो लिखते हो, तुम ये लिखते हो, ये तुम्हें आमद कहाँ से आती है? तो गालिब का एक मशहूर शेर है, उन्होंने इस पर कहा था कि आते हैं गायब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गायब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर कामा नवाए सरोश है। खैर, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहेंगे आपका, लेकिन जाते जाते मिर्ज़ा गालिब, उनकी कोई गज़ल जो आपकी फेवरेट है, या आपकी अपनी फिल्म की कोई गज़ल, आईना फिल्म की गज़ल, या आपने एल्बम की कोई भी गज़ल जो बड़े दिल के करीब है, जो जब आपने कंपोज की या जो गज़ल आपने गाई तो आपको बड़ा लुत्फ़ आया, मतलब आपको अपने आप पर कोई शक व शुबा नहीं रहा, आपने कहा वाह कमाल है और हम अपने आप में बहुत ही बेहतर हैं।
कभी कभी बड़ा- इंसान खुद की इंस्पिरेशन खुद ही बन जाता है कहीं ना कहीं, मोड़ पर, किसी न किसी मोड़ पर कहीं बहुत ना कहीं सारी है, लम्हात अभी में। मैं बड़ा मुश्किल है जाते कहना। जाते मैं चाहूंगी तो जरूर। मैं वो गा देता हूँ जो मशहूर है और काफी पॉपुलर है, आईना, आईना, आईना जो जी नज्म है वो फिल्म डैडी की। जी। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूँ तो आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे भूल गया, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। लवली। अच्छा, आपको किन्हीं और फिल्मों में एज एन एक्टर हम देखना चाहेंगे या देख सकते हैं आपकी आने वाली फिल्में, या फिर गोया कि हम ये कहें कि आपकी आने वाली गज़लें किसी फिल्म में राइज है या मुकीम होंगी? देखिए वक्त ही दिखाएगा, वक्त ही बताएगा ये। पर आप चाहते हैं कि गज़ल गायकी भी आजकल की मौसीकी में, आजकल की फिल्मों में होनी ही चाहिए? बेशक, आजकल क्यों की नहीं, फिल्मों में। आप बैकग्राउंड में ले लीजिए या कहीं पर भी लीजिए, गज़ल तो एक बहुत खूबसूरत एक हाँ। गज़ल गायकी खूबसूरत, जी, गज़ल जी, जो है बहुत ही खूबसूरत एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है आप जो इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में शिरकत फरमा रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, हम जाते जाते ये कहना ही चाहेंगे कि हम तलत अजीज साहब के बहुत बड़े कदरदानों में बहुत ही बड़े फैन हैं। आपके साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो और वक्त होता कि हम आपके साथ थोड़ी और मजीद बातें करते, पर इंशाल्लाह ज़रूर आइंदा। जी आइंदा फुल साजो सामान के साथ। नहीं, ऐसा करेंगे ना, अभी तो ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हो सकता है, करेंगे। और अब पार्ट 2 में हम साज लेकर आ जाएंगे, पार्ट 3 में हम पूरा तबला भी आ जाएगा, फिर पार्ट 4 में आप गाएंगे हमारे साथ। बहुत बहुत नवाजिश, ज़रूर गाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आपको आज का दिल ने फिर याद किया मशहूर मारूफ अजीम गुलकार तलत अजीज साहब के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो जाएंगे अपने अगले दिल ने फिर याद किया में। तब तक के लिए अच्छी मौसीकी सुनने के आदी हो जाइए। मौसीकी काफ़ी कुछ सिखाती है, बेहतर मौसीकी। लिखिएगा ज़रूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिलवक्त खुदा हाफिज़। दिल ने फिर याद किया।